दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम आचार्य शुक्ल का इतिहास देखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इनका पढ़ना। आप इसको एक भी वर्ड मिस मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। आज हम पहले इसका भूमिका देखेंगे, फिर शुरू करेंगे। ठीक है, लाइन टू लाइन पूरा देखेंगे और जो आपको लगे इम्पोर्टेंट है उसको कॉपी में शॉर्ट नोट्स जरूर से बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आचार्य शुक्ल का इतिहास की भूमिका आज हम पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उससे जरूर से जुड़िए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आचार्य शुक्ल का इतिहास। 1930 का दशक आधुनिक हिंदी साहित्य के रचनात्मक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भूमिका पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भूमिका से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए पहले हम भूमिका पूरा पढ़ेंगे इसका। एक और कथानक के परंपरागत स्थूल वृत्त प्रेमचंद के हाथों में दृष्टि संपन्न कथा कृतियां बनते हैं, तो दूसरी ओर प्रसाद निराला पंत महादेवी के यहाँ पिछले इतिवृत्तात्मक काव्य वर्णन सूक्ष्म अनुभूति विधान का रूप लेते हैं। जैसे किसी समांतर रामचंद्र शुक्ल कवि वृत्त संग्रह को इतिहास बनाते हैं। अपने हिंदी साहित्य का इतिहास के वक्तव्य का आरंभ वे यो करते हैं। हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 1883 में प्रस्तुत किया था। इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। यहीं से देखिए क्वेश्चन बनता है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने वृत्त संग्रह कब लिखा था? 1883 ईस्वी में। उसके पीछे 1889 में डॉक्टर ग्रियर्सन ने 1883 में उसके पीछे ग्रियर्सन ने 1889 में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। किसने निकाला था? ये ग्रियर्सन ने। ये भी पूछा गया है पेपर में। किसका है? ग्रियर्सन का है। 1913 में इस सभी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं ने अपना श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद 1913 में मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया, 3 भागों में प्रकाशित किया था। ये भी पूछा गया है। मिश्र बंधु विनोद कितने भाग में है? 3 भाग में। शिव सिंह सेंगर का वृत्त संग्रह है। ग्रियर्सन का बड़ा कवि वृत्त संग्रह है। देखिए यहाँ पे शिव सिंह सेंगर का वृत्त संग्रह है, ग्रियर्सन का बड़ा कवि वृत्त संग्रह और मिश्र बंधुओं का बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह है। यानी वृत्त संग्रह बढ़ता जाता है, जो एक तरह से वृत्त की प्रकृति है। इस वृत्त को इतिहास बनाना यह रामचंद्र शुक्ल का काम है। दर्शक से दृष्टा बनना यही इतिहास लेखन की प्रक्रिया है। दर्शक दृश्यों और घटनाओं क्रमों को देखता है, बाहर से दृष्टा इसके साथ उनकी आंतरिक संगति को भी देखता पहचानता है। यह रामचंद्र शुक्ल के साथ रचना, आलोचना और इतिहास का विलक्षण तालमेल बनता है। पहली बार तब वृत्त संग्रह घटनाक्रम है, इतिहास है दृष्टि। इस प्रसंग में आचार्य शुक्ल ने अपनी दृष्टि का आख्यान इतिहास के आरंभ में ही कर दिया। वक्तव्य में वे कहते हैं कि मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती। ये कथन पूछा जा सकता है, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल। मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई
प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। यहीं से पूछा जाता है भूमिका में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा जरूर से पढ़िए भूमिका, ठीक है। इसकी तुलना में कुछ ही आगे मूल इतिहास के काल विभाग का परिवर्तन जिस वाक्य से होता है वह जैसे इतिहासकार के समस्त दर्शन का सार और सूत्र हो। गोदान, कामायनी और राम की शक्ति पूजा ही इस तरह का अंतिम आरंभिक अंश हिंदी पाठक की जातीय स्मृति का अंग बन गया। ये भी कथन इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। देख लें, ये भूमिका हमको बहुत ही जरूरी है, इसको जरूर से पढ़िए और पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, 2 बार 3 बार, जितनी बार हो उतनी बार इसको पढ़िए भूमिका को, ठीक है। देखिए, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे है, परवर्ती बहुत से इतिहासकारों और इतिहासविदों ने अपना अपना इतिहास दर्शन बड़े विस्तार से बखाना है। तब उनके यहाँ दर्शन ही दर्शन है, दृष्टि नहीं और इतिहास नहीं। यह बखाना एक तरह का स्वशब्दवाच्यत्व दोष है। इतिहास दर्शन तो वह है जो इतिहास में से निश्रित हो। रामचंद्र शुक्ल के यहाँ इतिहास दर्शन और इतिहास के बीच ऐसा ही रिश्ता है। यहाँ जो लक्ष्य करने की बात है वह वक्तव्य में आए शिक्षित जनसमूह और काल विभाग के व्यक्त मंतव्य जनता शब्द की प्रयोग छाए। यह भी स्मरणीय है कि आधुनिक काल में पहुंचकर यह प्रयोग एक बार फिर शिक्षित जनता हो जाता है। तब समझना होगा कि इतिहासकार के अनुसार जनता के साथ क्रिया प्रतिक्रिया में सृजनात्मक लेखन होता है। इतिहास की रचना शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्ति के अनुकूल होती है। इतिहास की रचना शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्ति के अनुकूल होती है। रामचंद्र शुक्ल के सतत सावधान गद्य प्रयोग का उदाहरण यहाँ आरंभ में ही मिल जाता है। इसके साथ साथ आधुनिक काल के ठीक पहले रीति काल के समापन अंश में इतिहासकार के इन दोनों के बीच एक तीसरी स्थिति की ओर भी संकेत किया है। साधारण श्रेणी के पाठक ब्रजवासीदास के प्रसंग में लिखा है। ब्रजवासीदास क्या है? पर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रजविलास ही है, जिसका प्रचार साधारण श्रेणी में पाठकों में है। इससे कुछ और निचले दर्जे का संकेत बाजारी प्रयोग से मिलता है, जो रीतिकाल के उपसंहार में ग्वाल और बोधा जैसे श्रृंगारिक कवियों के प्रसंग में आता है। यह रचना के साथ भावक वर्ग की प्रकृति की परख इतिहासकार बराबर करता चलता है। एक और रोचक प्रसंग यहाँ सामने आता है। लेखक ने अपने वक्तव्य में स्वयं स्पष्ट किया है कि इस इतिहास का बीज रूप से उसके द्वारा प्रस्तुत छात्रों के उपयोग के लिए कुछ संक्षिप्त नोट में दबा है। यह संयोग से कुछ अधिक है कि अपनी हिंदी साहित्य की भूमिका 1940-30 के दशक की एक और विशिष्ट कीर्ति में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी उसका आरंभ अपने विश्वविद्यालय परिसर विश्व भारती शांति निकेतन पर छात्रों के लिए तैयार नोट्स से बताया है।
यूँ हिंदी के दो प्रसिद्ध इतिहास दो अध्यापकों के नोट्स में से प्रस्फुटित हुए हैं। हिंदी के साहित्यिक परिदृश्य पर और अन्यत्र भी विश्वविद्यालय आलोचना पद का प्रयोग कुछ अवमानना के अर्थ में होता है, जबकि इन महिमाशाली इतिहासों का स्रोत एकदम उल्टा संकेत देता है। इस कारण शायद यह हो कि अच्छा अध्यापक स्वयं अपने व्याख्यान में सीखता, खोजता और रचता है, और आलोचना की भी तरह यही प्रक्रिया कही जा सकती है। अच्छा आलोचक होने के लिए जरूरी नहीं है कि वह अध्यापक हो, पर अधिसंख्य अच्छे आलोचक अच्छे अध्यापक भी रहे हैं। यह देखा जा सकता है। अच्छे पद यहाँ दोनों स्थितियों में बराबर से साभिप्राय होगा। इतिहास लेखन में रामचंद्र शुक्ल एक ऐसी क्रमिक पद्धति का अनुसरण करते हैं जो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करती चलती है, विशेषतः जबकि साहित्य का इतिहास यहाँ पहली बार व्यवस्थित रूप में कहा जा रहा है। विवेचन में तर्क का क्रमबद्ध विकास ऐसे है कि जैसे बड़ा कलावंत अपने गायन में राग को विकसित और अनाविल करने के लिए धीरे धीरे बढ़त करता है। इतिहास के उन्मीलन में आलोचना की यह शैली कितनी उपकारक होती है, यह दिखाने के लिए केवल एक उदाहरण पर्याप्त होगा। प्रसंग एकदम आरंभ का है, आदिकाल में वीरगाथा काव्य का है प्रसंग। इतना अनुमान तो किया जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राज्य सभाओं तक भी पहुंच जाती रही होगी। राजश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी युक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रचित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रचित रहती थी और भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टाचार्यों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर फार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रचित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीरगाथा काल कहा गया। भारत के इतिहास में यह समय था जब मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिम प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे। उत्तर पश्चिम की ओर से होते थे और पश्चिम प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन का मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, अनहलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा की शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि, चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है, उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्रपित की छाप उस साहित्य पर हो। आगे है, हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी
हमले होते रहते थे। सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और यह सब बातें पीछे पड़ गई थी। देश भाषा काव्य का राजसभा से संबंध, चारणों की मौखिक परंपरा में उन वीर काव्यों का समावेश, मौखिक परंपरा में फेरफार की संभावना से संदिग्ध पाठ, पश्चिम की हिंदू राजधानियां, मुसलमानों के हमले, वही की भाषा में वहां के जीवन का चित्रण, यह है कि इतिहासकार शुक्ल के अनुसार वीरगाथा या कि चारण काव्य के विकास की कथा उपर्युक्त उपेक्षा लंबे उद्धरण को प्रस्तुत करने से यह संभव होता है कि तर्क का एक एक चरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे से निकलता दिखेगा, इसीलिए पाठक को उस पर चलने में सुगमता होती है। जटिल से जटिल प्रसंग आसानी से हृदयंगम हो जाता है। लेखक को अपने तर्क पर विश्वास इतना गहरा है कि समावेश की उसे अपेक्षा नहीं रह जाती। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक आचार्य शुक्ल का इतिहास इसी प्रकार तथ्याश्रित और तर्क सम्मत रूप में चलता है। इतिहास लेखन में व्यावहारिक आलोचना की एक और तरह की परीक्षा होती है। प्रवृत्तियों, कालों या कि रचनाकारों पर स्वतंत्र अध्ययन में आलोचक को बहुत कुछ छूट यह मिली रहती है कि वह आलोच्य विषय का लेखक पर बहुत कुछ स्वतंत्र और निरपेक्ष ढंग से विचार करते हुए उनका मूल्यांकन करता है। पर इतिहास में सापेक्ष मूल्यांकन एक तरह से अनिवार्य पद्धति आवश्यकता हो जाती है, जहां हर लेखक और प्रवृत्ति का विवेचन अन्यों के संदर्भ में चलेगा, या इस सापेक्ष, क्रमिक और किसी कदर तुलनात्मक विवेचन में आलोचना विवेक का बड़ा सधा रूप अपेक्षित होता है। रामचंद्र शुक्ल अपनी व्यवहारिक आलोचना में भी और इतिहास लेखन में भी इसका बड़ा सटीक परिचय देते हैं। विशेषता एक प्रवृत्ति के अंतर्गत सक्रिय या कि समकालीन लेखों के मूल्यांकन में वे दोनों पक्षों के विशिष्ट और उनकी सीमाओं का भी अकुंठ विवेचन करते चलते हैं। इस प्रसंग में हम दो उदाहरणों को उठाएंगे। एक है सूर तुलसी विषयक, जहां हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का पूरा पसारा है, और दूसरे आधुनिक काल के दो गद्य व्यवस्थापकों का अपना अपना वैशिष्ट आशय महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास से है। सूर में प्रसंगोद्भावना की जो क्षमता है वह तुलसी में नहीं है। अपनी यह मान्यता आलोचक इतिहासकार तुलसी के प्रसंग में भी रखता है, और फिर सूर्य के संदर्भ में भी तुलसी के विवेचन के अंतर्गत वह कहता है कि प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूरसागर में पाई जाती है वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। तुलसी के विवेचन के अंतर्गत वह कहता है प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूरसागर में पाई जाती है वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। सूर प्रसंग में विवेचन यूं है, सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसीदास में नहीं पाते। इंपॉर्टेंट कथन है सभी। पर तुलसी की विशेषता है कि उनकी सर्वांग पूर्णता, जो उनकी काव्य भाषा के विविध प्रयोग में सभी प्रचलित काव्य शैलियों के चयन में है और भक्ति पद्धति में दृष्टव्य है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। सारांश यह है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर्य का अवधि पर अधिकार था न जायसी का ब्रजभाषा पर। सारांश यह है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है।
यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति की एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। इंपॉर्टेंट कथन है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। यह स्वतंत्र विवेचन के साथ साथ सापेक्ष दृष्टि बराबर वर्तमान है। आशंसा के अंतर्गत सूर्य का जो प्राप्य है वह सूर्य को मिलना है। तुलसी का जो है वह तुलसी को। सूर्य तुलसी के साथ साथ जायसी भी विवेचन क्रम में के अनिवार्य विषय हैं। इतिहास में दिखाया गया है कि जायसी की अच्छे कीर्ति का आधार पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम के पीर से भरा हुआ था। ये भी रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जायसी की अच्छे कीर्ति का कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। जायसी की अच्छे कीर्ति का आधार पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। जायसी ग्रंथावली की भूमिका में तुलना और स्पष्ट है। जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना उन पर अत्यंत गूढ़ है। आगे है रामचंद्र शुक्ल का यह आलोचना विवेक जहां उनकी वैशिष्ट ग्राहणी क्षमता का संकेत देता है, वहीं उनके सापेक्ष मूल्य निर्धारण की बुनियादी पात्रता का भी व्याख्या विवेचन मूल्यांकन के पक्ष में एक दूसरे में घुल मिलकर पाठक के मन में आलोचना की अनिवार्य व्यापक विश्वसनीयता को प्रतिष्ठित करते हैं। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास के प्रसंग खड़ी बोली गद्य के प्रसार काल में आते हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि दोनों इतिहासकार के अपने समकालीन हैं और किसी कदर प्रतिस्पर्धी भी। तब विशेष बात यह है कि उनकी कमियां जैसे निर्भीक भाव से दिखाई गई है, उससे कुछ अधिक उत्साह के साथ उनका वैशिष्ट और योगदान अंकित हुआ है। गद्य साहित्य का प्रसार प्रकरण के आरंभिक अंश में गद्य व्यवस्था के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के समग्र योगदान पर टिप्पणी यों है। पर जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ और उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। ये भी कथन इम्पोर्टेंट है रामचंद्र शुक्ल का। पर जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ और उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का ऋणी रहेगा। पर स्वयं उनके अपने लेखन का मूल्यांकन कुछ दूसरे ढंग से है। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है कहने की आवश्यकता नहीं है, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई है। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। अब यह आचार्य शुक्ल के अपने पाठकों पर है कि वे देखें कि यहाँ व्यंग्य द्विवेदी जी के पाठकों पर है कि स्वयं लेखक पर। श्याम सुंदर दास का विवेचन इस प्रकार है। श्याम सुंदर दास का है कथन। आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी को ले चलने में आपकी लेखनी ने बहुत कुछ योग दिया है। बाबू साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिए सामग्री प्रस्तुत करने का किया है। शिक्षोपयोगी 3 पुस्तकें, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य का तथा साहित्यालोचन भी आपने लिखी या संकलित की है। किसका है? श्याम सुंदर दास का कथन है। आलोचना में काकू का ऐसा सदा प्रयोग अन्यत्र कठिनाई से देखने सुनने को मिलता है। मूल भाव यह है कि
इन दोनों लेखों का योगदान व्यवस्था के क्षेत्र में जैसा है वैसा विवेचन के क्षेत्र में नहीं है। इतिहास के संदर्भ में आलोचना विवेक का एक प्रकरण और लेखक लेकर हम इस प्रसंग को पूरा करेंगे। यह प्रकरण हिंदी साहित्य का इतिहास से नहीं, उनके प्रसिद्ध इंदौर अभिभाषण से है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन की साहित्य परिषद के अध्यक्ष पद से दिया हुआ यह ऐतिहासिक अभिभाषण 1935 बाद में काव्य की अभिव्यंजनावाद शीर्षक से प्रकाशित हुआ। बाद में काव्य में अभिव्यंजनावाद शीर्षक से प्रकाशित हुआ। साहित्य परिषद के इन अभिभाषणों में एक प्रथा यह रही है कि भाषणकर्ता अपना मूल विवेचन करने के साथ साथ हिंदी साहित्य की पिछली गतिविधि की और प्रकाशित कृतियों पर भी अपने विचार व्यक्त करता है। आचार्य शुक्ल के इन अभिभाषण में मूल विवेचन काव्य में अभिव्यंजनावाद कुछ ऐसा ख्यात हुआ कि उनका यह कालक्रमिक साहित्यिक सर्वेक्षण एक तरह से पाठकों की आंखों के से कुछ ओझल जैसा हो गया। इस सर्वेक्षण में उस समय के और बाद के भी दो शीर्षस्थ रचनाकार जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद पर आलोचना की तुलनात्मक टिप्पणियां बड़ी महत्वपूर्ण और भावी मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देशक हैं। जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। दोनों के वैशिष्ट्य की अत्यंत संक्षेप में परख करते हुए वह अंश इस प्रकार है। पहला प्रकरण नाटक का है। वहां लिखते हैं, यह देखकर मुझे अत्यंत आनंद होता है कि प्रसाद जी के नाटकों में इस प्रकार के विकास के पूरे लक्षण मिलते हैं। मेरे देखने में अच्छे सामाजिक नाटकों का अभाव अभी बना है। इसके लिए प्रसाद जी से न कहूँगा जिस ऐतिहासिक क्षेत्र को उन्होंने लिया है उसी के भीतर उन्हें अपनी प्रतिभा का उत्तरोत्तर विकास करना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल का है ये कथन जयशंकर प्रसाद के बारे में। फिर प्रसंग उपन्यास का है, जहां केंद्र में है प्रेमचंद। यह सर्वेक्षण इस प्रकार चलता है, वर्तमान सामाजिक जीवन के विविध पक्षों में अंतर्वृत्तियां की बड़ी परख प्रेमचंद जी को मिली है। उन्होंने हिंदी के उपन्यास क्षेत्र को जगमगा दिया। वे हमारे गर्व और गौरव के कारण मेरे देखने में उत्कृष्ट कोटि के ऐतिहासिक उपन्यासों का अभाव ज्यों का त्यों के बना है। यदि जयशंकर प्रसाद जी इस ओर भी ध्यान दे तो इस अभाव की पूर्ति बहुत अच्छी तरह हो सकती है। पूरे सर्वेक्षण का निष्कर्ष यह है कि ऐतिहासिक नाटकों का क्षेत्र प्रसाद का है, सामाजिक उपन्यासों का क्षेत्र का प्रेमचंद का, शुक्ल के जिस आलोचना विवेक का प्रमाणीकरण प्रवृत्ति इतिहास करता है, और यह संभावना तब प्रकट की गई है जब प्रेमचंद के गोदान तथा प्रसाद की कामायनी और इरावती जैसी शीर्षस्थ कृतियां अभी प्रकाशित होने को है। इस आलोचना विवेक के आचार्य शुक्ल के इतिहास दर्शन बड़े परिष्कृत और प्रौढ़ रूप में विकसित हुआ है, जो अलग से उतना कहा नहीं गया जितना कि स्वतः इतिहास लेखन में से उद्भूत होता है। जैसे कि सहृदय और संवेदनशील इतिहासकार ने यहाँ भी अपने को स्वशब्दवाच्य दोष से बचाया हो। इतिहास दर्शन का आख्यान तो जैसा संकेत किया गया है, इतिहास के ठीक उपोद्घात में ही हो गया है। जब प्रत्येक देश का साहित्य लगभग आधे पृष्ठ में यह प्रसंग पूरा हो जाता है, जो दर्शन के फिर 630 पृष्ठों के सुदीर्घ इतिहास में नाना रूपों में पल्लवित होता दिखता है। यह भारतीय परंपरा का दर्शन है, अनुभूति के स्तर पर, न कि पाश्चात्य परंपरा का ज्ञान प्रेम या फिलोसफी। अपनी आरंभिक
उपपत्ति में इतिहासकार ने बताया है कि साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रामचंद्र शुक्ल का जनता की चित्रवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है और इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इस सामंजस्य को दिखाने में आचार्य शुक्ल का इतिहास और आलोचना कर्म निहित है। इस प्रसंग में लेखक ने जनता और शिक्षित जनता को जहां और विविक्त किया है उसका कुछ विवेचन हम कर चुके हैं। इसी क्रम में इतिहासकार विशेषतः मध्यकाल के संदर्भ में जनता और दरबार के बीच महत्वपूर्ण विवेक करता है। ये वाला कथन पूछा गया कई बार, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह स्मरणीय है कि अनेक साहित्यिक इतिहासकारों ने सामान्य इतिहास लेखन के समांतर साहित्य के इतिहास को भी राजा महाराजाओं, शाही वक्त और शासन पद्धति के क्रम में व्यवस्थित करना चाहा है। एलिजाबेथन युग, विक्टोरियन युग या कि सामंत काल, कुछ ऐसे ही नामकरण है। इस गहमा-गहमी के बीच रामचंद्र शुक्ल बराबर अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहते हैं कि साहित्य का विकास जनता की चित्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। इस प्रसंग के सबसे निर्भीक विवेचन का रीतिकाल से भिन्न और क्या उपयुक्त अवसर होगा, जबकि वह एक बड़ी संख्या में कवि किसी न किसी रूप में राजाश्रित थे। तब रीतिकाल का सामान्य परिचय पूरा करते और इस प्रकरण का समापन करते हुए इतिहासकार लिखता है, इससे इस काल को रस के विचार में कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया। इस कारण जनता की रुचि नहीं है, आश्रयदाता राजा महाराजाओं की रुचि थी, जिनके लिए कर्मठता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में जहां जनता और राज दरबार की रुचि के बीच गुणात्मक अंतर हो को आचार्य शुक्ल के ही एक प्रिय प्रयोग के सहारे कहे तो बड़े ठिकाने से रेखांकित कर दिया गया है। अंतिम वाक्य के उत्तरार्ध में व्यंग्य अधिक है या कि विषाद ठीक ठीक कह पाना मुश्किल है। पूरे इतिहास प्रवाह में चलने वाले इस आलोचना विवेक की सीमा आती है वहां जहां आलोचक आधुनिक काल में पहुंचकर पाठकीय अर्थ, आक्षेप और साहित्य अर्थ व्याख्या के अंतर को धूमिल कर देता है। संदर्भ छायावादी काव्य का है। एकदम नई उभरती इस काव्य धारा की बड़ी अंतर्दृष्टि और सहानुभूति तथा पूरे आत्मविश्वास के साथ इतिहासकार आलोचक विवेचना करता है। कुछ सामान्य प्रवृत्तियों का परिशीलन करते हुए वह इस काव्य विधान के मर्म क्षेत्र में प्रवेश करता है। नए ढंग के लाक्षणिक अप्रस्तुत विधान, प्रकृति चित्रण और गीतात्मक स्वरूप का विश्लेषण करने के बाद वह छायावाद की सूक्ष्म अर्थ प्रक्रिया में बैठता है। यहाँ उस आलोचनात्मक असंतोष उजागर होता है। वह लिखता है, जिन वस्तुओं के आधार पर उक्तियां मन में खड़ी की जाती है उनका कुछ भाग कला के अनूठेपन के लिए पंक्तियों के इधर उधर से हटा भी लिया जाता है। अतः कहीं कहीं व्यवहृत शब्दों में व्यंजकता पर्याप्त न होने पर भाव अस्फुट रह जाता है। पाठक को अपनी ओर से बहुत कुछ आक्षेप करना पड़ता है। जैसे नीचे की पंक्तियों में, फिर उदाहरण स्वरूप प्रसाद की लहर के 4 पंक्तियों को उद्धृत करके उनकी व्याख्या की जाती है, जहां आलोचकीय असंतोष विवेच्य काव्य की ही तरह सूक्ष्म है, जो आक्षेप प्रयोग में व्यंजित होता है, जिसे आज की लक्षणा में हम अति व्याख्या कहना चाहते हैं।
आधुनिक खड़ी बोली में द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता के बाद वस्तुतः छायावादी काव्य से ही अर्थ सघनता अर्थ के विविध स्तरों की टकराहट आरंभ होती है। यह प्रक्रिया काव्य दोष नहीं है, आधुनिक काव्य वैभव है। इम्प्रेशन के प्रयोग में चाहे तो अर्धसंदिग्धता कह ले, वहीं पाठकीय सक्रियता अपेक्षित होती है। अर्थ व्याख्या क्षमता के रूप में इस अर्थ व्याख्या के फिर अपने सीमांत हैं, जहाँ से अति व्याख्या का क्षेत्र आरंभ हो जाता है, जो अवश्य भावुक आलोचना के लिए वर्जित प्रदेश है। पर इस संदर्भ में जोड़ना होगा कि कभी कभी अचरज होता है कि इस सीमा को समझकर नहीं, यह देखकर कि पाखंड प्रतिषेध शीर्षक में से छायावाद रहस्यवाद पर कटु प्रहार करने वाले 10 कवित्वों की माला, जिन्हें कवि ने अन्यत्र दंड प्रहार बताया है। दंड के प्रहार से लगेंगे तुझे। आलोचकीय टिप्पणी के सहित लिखने वाला कैसे छायावाद की इतने सूक्ष्म स्तर पर सहानुभूतिपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करता है। इतिहास अपने अंतिम चरण में स्वभावतः लेखक के समकालीन दौर में पहुंचता है। यहाँ कठिनाई आती है निकट दृष्टि की, अंतराल विहीन दृष्टि की अपनी सीमा होती है। फिर एक दूसरी व्यवहारिक कठिनाई आती है व्यक्तिगत निकटता की। आचार्य शुक्ल इतिहास और समकालीन के इस हल्के द्वंद्व के प्रति स्वयं सजग थे। प्रथम संस्करण के वक्तव्य में वे लिखते हैं, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है रामचंद्र शुक्ल का, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है, पर जी न माना। वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया। यहाँ जी ने माना की उक्ति में इतिहासकार के अंतर्द्वंद का बड़ा मार्मिक और सात्विक रूप झलक रहा है। समकालीन साहित्य के प्रति दायित्व भाव एक और सहयोगी लेखकों की अनिश्चित प्रतिक्रियाओं का डर दूसरी ओर, इनके बीच इतिहासकार का अपना दायित्व बोध ही विजयी होता है। फिर अगले संशोधित और परिवर्तित संस्करण तब उसका मनोबल इस प्रसंग में और बढ़ता है। अब मुख्य संदर्भ है नवविकसित छायावाद का, जिसके स्वरूप को लेकर तब तक बहुत कुछ अनिश्चय बना हुआ था। इस इतिहासकार का विवेचन वैसे ही अंतर्दृष्ट है जैसे भक्ति काल का वह पहले कर आया है, जो मध्ययुगीन और आधुनिक काव्य के बीच एक संतुलन बनता है, जो आचार्य शुक्ल के इतिहास की बनावट को पूर्ण करता है। इस संस्करण की भूमिका में अब पिछला डर समाप्त कर एक नए आत्मविश्वास का स्वर उदित होता है, जहां इतिहास और आलोचना एक दूसरे की सहयोगी भूमिका में आ गए हैं। लेखक कहता है, इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है, जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा। यहाँ आलोचनात्मक विवरण कहकर उसने स्पष्ट कर दिया है कि इतिहास में आलोचना की सीमित संभावना ही है। मूल्य वक्तव्य में वह पहले कह चुका है। इतिहास की पुस्तक में ये भी कथन है, इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। रामचंद्र शुक्ल का यूं इतिहास की व्याख्या में समकालीन साहित्य का योग और इसके पीछे आलोचना की भूमिका को भले संकेत में स्पष्ट कर दिया गया है। इससे आचार्य शुक्ल की इतिहास परिकल्पना पर प्रकाश पड़ता है, जहां व्यापक शोध और सूक्ष्म आलोचना विवेक का समन्वय हुआ है।
जहाँ तक समसामयिक साहित्य का संबंध है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास उसके साथ आगे बढ़ा। इस विकास क्रम की रोचक और गहन समीक्षा बच्चन सिंह तथा समीक्षा ठाकुर ने अपने अपने अध्ययन में प्रस्तुत की है। आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए बच्चन सिंह 1989। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रचना प्रक्रिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रचना प्रक्रिया बच्चन सिंह। समीक्षा ठाकुर 1986। इतिहास में आधुनिक काल के विविध प्रकरणों को देखते हुए स्पष्ट हो जाता है कि इतिहासकार ने 30 के दशक को लगभग पूरा समेटा है। गद्य के प्रसंग में वह आज समाचार पत्र की अक्टूबर 1939 में प्रकाशित एक टिप्पणी की भाषा व्यवस्था की दृष्टि से समीक्षा करता है। यह लेखक का इतिहास उसकी जीवनावधि के साथ तक चला है, जबकि 1940 में उसका संशोधित और प्रवर्धित संस्करण प्रकाशित हुआ। कहना ना होगा, इस अवधि में वह छायावाद युग की श्रेष्ठतम रचनाओं का आकलन करता है, जिनमें पल्लव, सुमित्रानंदन पंत, झरना, आंसू, कामायनी, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, निराला, निहार, रश्मि, महादेवी वर्मा, गोदान, प्रेमचंद, चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा और चंद्रगुप्त तथा ध्रुवस्वामी प्रसाद सम्मिलित हैं। मुख्य संदर्भ यदि छायावादी काव्य है तो यह हर दृष्टि से उचित है, जिसका नई काव्य प्रवृत्ति के अनुरूप सूक्ष्म अर्थ प्रक्रिया पर केंद्रित पहला व्यवस्थित और सहानुभूति अध्ययन उसने प्रस्तुत किया। यहाँ भी अपनी मान्यता के अनुरूप कामायनी और तुलसीदास के नए प्रबंध विधान में उसका ध्यान अधिक गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पंत प्रसाद निराला महादेवी की आलोचनात्मक चर्चा पर नहीं। उनकी अनेक काव्य पंक्तियों में भावक टकराहट और व्याख्या का सीधा प्रयत्न आलोचक इतिहासकार ने किया है। यूं इस नई तथा अपेक्षा सूक्ष्म अर्थ प्रक्रिया को प्रशस्त करने का साहित्यिक रचनात्मक उपक्रम पर दृष्टि से सराहनीय है और इतिहास की विशिष्ट आलोचनात्मक उपलब्धि है। एक रोचक तथ्य इस प्रसंग में है कि आधुनिक काल में पहुंचकर लेखकीय वृत्तों के अंतर्गत इतिहासकार रचनाओं की जाति का उल्लेख नहीं करता। यूं व्यक्तिगत प्रसंग की वहाँ बहुत कम है, जबकि प्राचीन और मध्यकाल में कवियों लेखों की समुचित जानकारी देने के लिए ब्यौरे उपयोगी हो सकते हैं। छायावाद के प्रसंग में यदि सुमित्रानंदन पंत को उसके नेतृत्व का श्रेय दिया जाता है तो इसका बड़ा संयोगोपांग और ऐतिहासिक क्रमानुकूल सतर्क विवेचन इतिहासकार ने प्रस्तुत किया है। विवेचन का मुख्य बिंदु जैसा संकेत किया गया है यह है कि जयशंकर प्रसाद आयुक्रम और काव्य प्रकाशन दोनों दृष्टि से ज्येष्ठ हैं। जयशंकर प्रसाद। तब छायावाद का प्रवर्तन प्रसाद के झरना 1928 से माना जाना चाहिए कि सुमित्रानंदन पंत के पल्लव 1926 से, झरना 1928, पल्लव 1926 से। इतिहासकार का तर्क क्रम कुछ इस प्रकार है। यह ठीक है कि झरना का प्रथम संस्करण पल्लव के पहले प्रकाशित हुआ, पर झरना का काव्य वैशिष्ट दूसरे संस्करण में आता है, जिसका प्रकाशन पल्लव के बाद हुआ। स्वयं लेखक के शब्दों में झरना की उन 24 कविताओं में उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं से कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी कि जिस पर ध्यान जाता। दूसरे संस्करण में जो कुछ पीछे संवत 1984 में निकला, पुस्तक का स्वरूप ही बदल गया। उसमें आधी से ऊपर अर्थात 31
नई रचनाएं जोड़ी गई जिनमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजनावाद का अनूठापन, व्यंजक चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है। विषाद, बालू की बेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण, बसंत की प्रतीक्षा आदि उन्हीं पीछे जोड़ी हुई रचनाओं में है जो पहले संवत 1975 के संस्करण में नहीं थी। इस द्वितीय संस्करण में ही छायावाद कही जाने वाली विशेषताएं स्फुट रूप से दिखाई पड़ी। इसके पहले श्री सुमित्रानंदन पंत का पल्लव बड़ी धूमधाम से निकला हुआ था, जिसमें रहस्य भावना तो कहीं कहीं पर प्रस्तुत विधान, चित्रमयी भाषा और लाक्षणिक वैचित्र आदि विशेषताएं अत्यंत प्रचुर परिणाम में सर्वत्र दिखाई पड़ती हैं। आचार्य शुक्ल का कोई भी सावधान पाठक यहाँ पहचान सकता है कि उनकी पदावली में धूमधाम का प्रयोग उच्चतम अनुशंसा का सूचक है। मिलाइए तुलसी के प्रसंग में जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। यह इतिहासकार की दृष्टि में प्रकाशन अनुक्रम के अनुरूप पंत का पल्लव छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है, न कि प्रसाद का झरना। किसको माने हैं? पंत का पल्लव छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है। पंत का पल्लव छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है, न कि प्रसाद का झरना। प्रकाशन अनुक्रम के अतिरिक्त ही एक कारण है कि जिसका उल्लेख रामचंद्र शुक्ल यहाँ नहीं करते, पर जो ज्ञात अज्ञात रूप में उनके उक्त निर्णय के पीछे कही रहा होगा, और वह है पल्लव की भूमिका। इस भूमिका में पहली बार एक नए काव्यानुभाव को वैसे ही नए काव्य दर्शन का आख्यान करके पुष्ट किया गया है। इस तुलना में झरना में कवि की कोई भूमिका नहीं है। बाद में सिर्फ 4 पंक्तियों का एक प्रकाशिकीय निवेदन है जिसमें दावा किया गया है कि नए ढंग से काव्य आंदोलन का आरंभ इस काव्य संग्रह से ही हुआ है। जिस शैली में कविता को हिंदी साहित्य में आज दिन छायावाद का नाम मिल रहा है, उसका प्रारंभ प्रस्तुत संग्रह द्वारा ही हुआ है। यह पल्लव की कविताएं और उसकी भूमिका मिलकर समूचे साहित्य वातावरण, उसकी व्यापक अनुभूति को एक नए बौद्धिक अधिवेशन से संपन्न करती है। इससे छायावाद के संदर्भ में इतिहासकार शुक्ल जी की परिवर्तन विषयक मान्यता और पुष्टि होती है। इसी समझ में यह भी संभव होता है कि आलोचक छायावाद की व्यवहारिक काव्य व्याख्या इतने तोषजनक रूप में कर सका है। आगे है अधिकतर 1930 के दशक में लिखित आचार्य शुक्ल के इतिहास की एक बड़ी विशेषता यह है कि आधुनिक काल के संदर्भ में पहुंचकर लेखक यूरोपीय साहित्य का एक विस्तृत यद्यपि कि सांकेतिक ही परिदृश्य खड़ा करता है, जैसे कि आदि तथा मध्यकाल के संदर्भ में संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश, काव्यशास्त्र तथा साहित्य का। इससे उसके काल के संदर्भ में ऐतिहासिक विवेचन में स्रोत, संपर्क और प्रभावों की समझ स्पष्ट होती है। यही नहीं, लेखकों के साथ साथ यूरोपीय संगीतकार और कलावंतों पर भी नई प्रवृत्तियों के संदर्भ में वह यथावश्यक टिप्पणी करता है। टॉलस्टॉय, हार्डी, शेली, मार्तलिक, गेटे, वर्ड्सवर्थ, बायरन, मेरेडिथ, काउपर, वर्न्स, स्कॉट, हिटमैन, ग्रे, अनातोले फ्रांस जैसे अंग्रेज, यूरोपीय, अमेरिकी रचनाकारों तथा व्हिस्लर, ब्रैडले, डे मिल, रिचर्ड्स, अबरक्राम्बी, क्रोचे, फ्रायड जैसे आलोचकों चिंतकों का उल्लेख शुक्ल सहज भाव से करते हैं, और इन लेखकों का वे नामोल्लेख भर नहीं करते।
उनके वैशिष्ट और योगदान को भले संक्षेप में रेखांकित करते चलते हैं, अन्यत्र तो आलोचकों ने उस समय की एलियट और ई कमिंग्स जैसी नई उभरती एंग्लो अमेरिकी लेखकीय प्रतिभाओं का सोदाहरण विवेचन किया है। समूचे भारतीय परिदृश्य पर इतनी व्यापक आलोचकीय सजगता और विराट क्षमता अन्यत्र शायद ही कहीं मिले। ऐसे वैशिष्ट से संपन्न इतिहास जहाँ पूरा होता है, आलोचना और इतिहास की नई संभावनाएं खुलती है। इतिहास इसलिए रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास एक काल क्रमिक वृत्त भर नहीं जो अधूरा रह जाए, वरन अपने में एक संपूर्ण रचना है। फिर नई रचनात्मक को उत्प्रेरित करती हुई इस प्रवाहमानता का बड़ा कलात्मक संकेत अंतिम वाक्य में आता है। इस प्रकार वर्तमान हिंदी कविता का प्रवाह अनेक धाराओं में होकर चल रहा है। ध्यान देने की बात है कि धारा की लक्षणा से अनुप्रेरित यह अकेला संक्षिप्त सा वाक्य अपने में इतिहास का अंतिम अनुच्छेद भी है। अंत में एक व्यक्तिगत प्रसंग 1989 की बात रही होगी। बाहर जाने के प्रसंग में दिल्ली पहुंचा हुआ था। अपने स्थायी प्रवास स्थल श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी के यहाँ अपराह्न की तंद्रा थी कि बैठक में से बुलावा आया। उधर गया तो देखा कि श्री सुधाकर पांडे प्रधानमंत्री काशी नागरी प्रचारी सभा विराजे हैं। आरंभिक उपचार के बाद उन्होंने प्रायः आकस्मिक और अप्रत्याशित रूप में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। आचार्य शुक्ल का इतिहास लगभग 1940 की समय सीमा पर समाप्त हो जाता है। क्या उसके अगले चरण के रूप में मैं उस इतिहास क्रम को आगे बढ़ा सकता हूँ? सभा के लिए कहना होगा कि बड़े उल्लास और आत्मतोष का क्षण था वह मेरे लिए। सभा की ओर से कहा जा रहा है कि आचार्य शुक्ल के इतिहास का अगला चरण रखूं। इससे बड़ी कृत्यता किसी आलोचक के लिए क्या हो सकती है? पर उल्लास के बीच भी आचार्य के वैशिष्ट और अपनी सीमा का ध्यान बना रहा। सुधाकर जी के प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए मैंने उनसे कहा कि आचार्य शुक्ल का इतिहास तो अपने में अपूर्ण रचना है, जिस अपने विचार का उपयुक्त विवेचन में पल्लवित करने का भी यत्न भी किया है, उसमें कुछ आगे जोड़ा नहीं जा सकता, वृत्त के तौर पर भी नहीं। दूसरे यह कि मैं स्वयं एक इतिहास प्रस्तुत कर चुका हूँ। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 सभा के लिए हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 सभा के लिए लिखने पर उसकी पुनरावृत्ति भर होगी। अतः जो विश्वास मेरे प्रति व्यक्त किया है उसका सम्मान करते हुए भी मैं इतिहास लेखन के इस नए दायित्व को स्वीकार न कर सकूंगा। बात वहां पूरी हो गई। मेरा उपरोक्त इतिहास यदि रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के परिशिष्ट रूप में भी स्वीकृत होता है तो मैं अपने इस लेखन को सार्थक मानूंगा। आचार्य के इतिहास का अपना वैशिष्ट पिछले पृष्ठों में व्याख्यायित करने का यत्न किया। यूं मूल की कुछ झलक और परिशिष्ट की छाया दोनों आपके सामने है। इससे हिंदी साहित्य का इतिहास कितना कुछ उजागर होता है और कितना उसका अर्थ विस्तारण, यह निर्णय स्पष्ट पाठक का होगा। प्रथम संस्करण का वक्तव्य। हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1881 में डॉक्टर अफसर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। काशी की नगरी प्रचारी सभा का ध्यान
आरंभ में ही इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी है तथा सरकार की आर्थिक सहायता से उसने 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में ले लिया और सन 1911 तक की खोज की और कि अपनी 8 रिपोर्ट में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं 1913 में मिश्र बंधुओं श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कवि वृक्ष संग्रह मिश्र बंधु विनोद 1913 में, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखों का भी समावेश किया गया, 3 भागों में प्रकाशित है। इंपॉर्टेंट है। कितने भागों में? 3 भागों में। इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा के भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाजन के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। 700-800 वर्षों की संक्षिप्त ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँच सकती है। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई वृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना के भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना ही स्थिर किया गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितने अधिक सामग्री में मैं जरूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी न हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया गया। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है, उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप में के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में चाहे किसी ढंग की रचना को ले, वह परिणामों के प्रथम के बराबर न होगी। यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर न होगी। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती हैं, तो जिस ढंग की रचना हो की 10 पुस्तकें हैं, उसकी प्रचुरता कही जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 हैं। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी। चाहे
चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और असाधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोने में पड़ी मिलती हैं, मिल जाया करे। प्रसिद्ध भी इस किसी काल के लोक प्रवृत्ति के प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभाग का नामकरण किया गया। आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा। रामचंद्र शुक्ल ने उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की, देश भाषा बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों की कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल इन्हीं पुस्तकों के आधार पर किया था। 4 साहित्यिक पुस्तकें और 8 देश भाषा काव्य की पुस्तकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी पुस्तकें आपको याद होनी चाहिए कि किसके आधार पर की है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। साहित्यिक पुस्तकें कौन कौन सी थी जो 4 उन्होंने माना था जिसके आधार पर? विजय पाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। विजय पाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें। खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जय चंद्रिका, परमाल रासो, आल्हा का मूल स्वरूप, खुसरो की पहेलियां आदि, और 12वां है विद्यापति की पदावली। यही 12 रचनाओं को मानकर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। 4 साहित्यिक पुस्तकें और 8 देश भाषा काव्य की पुस्तकें। पूछा जाता है किसके आधार पर पुस्तकों का नाम दे देगा, ठीक है। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसल देवरासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीरगाथात्मक हैं, अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीरगाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। मिश्र बंधुओं ने 10 और माने हैं। भगवत गीता, वृद्ध नौकार, वर्तमान, संवत्सार, पत्तल, अन्य योग, जम्बू स्वामी, रामा, रेवंत गिरिराशा, नेमिनाथ चौपई, उपदेश माला। 4 और जोड़े थे मिश्र बंधुओं ने, 10 जोड़े थे मिश्र बंधुओं ने, 10 और पुस्तकें जोड़ी थी। आगे हैं, इनमें से एक तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी इस भाषा से स्पष्ट है। ते ही दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊं, अगम अपार है जाकर नाव। जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कई वर्णों का द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या वैश्वाड़ी समझते हैं। जो भाव की थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्धृत पदों को संवत 1000 के क्या संवत 500 के भी बताए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पुस्तक की संवत सूचक पंक्तिका या गड़बड़ पाठ की सावधान करने के लिए काफी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जाना। अब रही शेष 9 पुस्तकों की, उनमें से 2, 7, 9 और 10
नंबर की जो है जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है और साहित्य की कोट में नहीं आ सकती। नंबर 6 योग की पुस्तक है। नंबर 3 और नंबर 4 केवल नोटिस मात्र हैं, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक हैं। एक में नंद के ज्योनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रैवत पर्वत का। अतः इन पुस्तकों की नामावली में मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। रामचंद्र शुक्ल ने 9 को वीर गाथात्मक पुस्तक माना था। एक ही काल की एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। वैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई थी। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेम मार्गी सूफी शाखा तथा सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, दोनों की 2-2 धाराएं और निकली। इन धाराओं की शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है, उनकी एक दूसरे से अलग अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह से दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी जाएगी। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है, उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि की कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। तब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे, तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कुछ पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत सारी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला। रीतिकाल के संबंध में 2 बातें और कहनी है। इस काल के कवियों की परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था कि न कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या कह रहे हैं, कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है। वह जैसे ठाकुर दीनदयाल गिरि, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए हैं या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ है, तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं, उतने ही जरूरत से ज्यादा मालूम हो रहे हैं। रीतिकाल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं, वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा है, पर वह भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। यह आवश्यक है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेषता विस्तार के साथ करना पड़ा है। मेरा विचार इस
थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितना अनेक रूपता का विकास हुआ है उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य परिचय और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था। पर जी ना माना, वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी मूल कृतियों का भी उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया है। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी से या भूल से छूट गए होंगे, इसके लिए तथा उससे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना है। जैसे पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है। इससे इसका रूप जो मैं रखना चाहता था वह भी इससे पूरा नहीं प्राप्त हो सका है। कवियों और लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में एक बात की निवेदन और है, इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों की और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में जनवरी महीने में निकल चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से पूछा गया है, हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से हिंदी साहित्य शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें पढ़ाई गई हैं। विशेषता आदि और अंत में आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई हैं जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमारपाल चरित और सारंगधर कीर्ति। हमीर रासो का पता नहीं है, पर प्रकृत पिंगल सूत उल्टे पलटते मुझे हमीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद छंदों के उदाहरण में मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद सारंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासों के ही हैं। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल के कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन में थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा, जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और धोखे में न रखकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हो। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कवि वृष संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय दिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं, अतः आधुनिक विशेषता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकल्पनाकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट में मुझे समय समय पर विशेषता संदेह के स्थल आने पर उल्टनी पड़ी है। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास BA की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्रीयुत पंडित रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी तथा श्री वियोगी हरिजी के ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है, अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए, पर न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है, न अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को आजकल वे एक बदमाशी समझते हैं। इस कार्य में मुझसे जो भूलें हुई है उसके सुधार की
जो त्रुटियां रह गई हैं उनकी पूर्ति की ओर जो अपराध बन पड़े उनकी क्षमा की पूरी आशा करके ही मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है भूमिका आज हमने समाप्त कर ली। यहाँ पर कुछ और बातें दी हैं, इसको भी देख लेते हैं। संशोधित और परिवर्तित संस्करण के संबंध में दो बातें। कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला। इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें पढ़नी पड़ी। आदिकाल के भीतर व्रज यानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संतमत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया था। दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने की भी थी कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और योगधारा काव्य का साहित्य की कोई नई धारा नहीं मानी जा सकती। भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया है क्योंकि उनके संबंध में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित है। रीति काल के सामान्य परिचय में हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और विकास को भी कुछ अधिक विस्तार के साथ दिखाया गया। घनानंद आदि कुछ मुख्य कवियों का नाम आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप से मिलेगा। आधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास इधर जो कुछ सामग्री मिली है उसकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने लाया गया है। हिंदी के मार्ग में जो विलक्षण बाधाएं पड़ी हैं उनका भी सविस्तार उल्लेख है। पिछले संस्करणों में वर्तमान अर्थात आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त हो गया है। आशा है कि इस संशोधित और परिवर्तित रूप से यह इतिहास विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसे आप जरूर से पढ़िए और पूरा पढ़िए, यहाँ से परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर भी था। देखिए ये वाला जो हमने अभी पढ़ा था, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के भीतर 10 पुस्तकों को और माना था और रामचंद्र शुक्ल ने 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। 4 साहित्यिक पुस्तकें और 8 देश भाषा काव्य की पुस्तकें। उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और हमारे साथ बने रहिए। आगे हम हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।